हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एलुटेरिया का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पहला प्रैक्टिस सेट पूरा किया था। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2 यानी दूसरा प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है पुरातत्व। पहला क्वेश्चन, पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की। ये बस्तियां निम्न में से किस एक स्थान से नहीं मिली है। कह रहा है कि पुरातत्वविदों ने जनपद नामक कई इकाई की खोज की थी। बताना है कि इसमें से किस एक स्थान की खोज नहीं हुई थी। कौशाम्बी है, पुराना किला, हस्तिनापुर, अतरंजी खेरा। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा कौशाम्बी। कौशाम्बी। बाकी जो है पुराना किला, हस्तिनापुर, अतरंजी खेरा, ये तीनों एक जनपद इकाई के रूप में इसकी खोज हुई थी। लेकिन आप जानते हैं कि ये है कौशाम्बी, वो कौशाम्बी कभी महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था। जो वत्स महाजनपद था, वत्स महाजनपद, उसकी वत्स महाजनपद उसकी राजधानी हुआ करता था कौशाम्बी। तो कौशाम्बी जो है एक महाजनपद था। बाकी जो ये सब है पुराना किला, हस्तिनापुर, अतरंजी खेरा, ये सब जनपद इकाई था। तो इसीलिए ये भिन्न है कौशाम्बी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस तुर्क सरदार ने गजनी को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। अल्पतकीन, महमूद, शुबुक्तगीन और इस्माइल। किस तुर्क सरदार ने गजनी को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो ये हो जाएगा अल्पतकीन। क्या होगा? अल्पतकीन हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन। ठीक है, अल्पतकीन। ओके। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। इसके शासनकाल में तिमिशिरिन के नेतृत्व में मंगलों ने सिंध पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी तथा कलानौर से पेशावर तक अपना अधिकार स्थापित किया था। ठीक है, अली गुरशाब का विद्रोह इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। तो जो तीनों स्टेटमेंट है वो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, ये तीनों सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तिमिशिरिन के नेतृत्व में मंगोलों ने सिंध पर आक्रमण किया था इसी के समय में। ठीक है, इसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी और कलानौर से लेकर पेशावर तक अपना अधिकार स्थापित किया था। तीसरा जो है अली गुरशाब का विद्रोह इसी के समय में हुआ था। तो ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या है? ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। ओके। चौथा है भारत में कंपनी शासन के अंतर्गत शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। 1813 के चार्टर अधिनियम ने देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने के प्रावधान किए। तो ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, 1813 के चार्टर अधिनियम ने इस उद्देश्य के लिए कोई मौद्रिक प्रावधान नहीं किया है। ये गलत हो जाएगा। 1813 का जो चार्टर था वो 1 लाख रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से उसका वित्तीय प्रावधान किया गया था। तो पहला जो स्टेटमेंट है, पहला तो सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि कोई मौद्रिक प्रावधान नहीं किया गया था, जबकि इसमें 1 लाख रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया था प्रत्येक वर्ष के लिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कौन सा सही है? सही पूछ रहा है तो पहला जो है केवल एक, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर किसके द्वारा शुरू किया गया था। कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, फ्रेंड्स अगर आप इसको देखेंगे पहली बार तो हो सकता है कि आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जैसा नाम है ये कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, थोड़ा नया नाम है ये। ठीक है, लेकिन जब आप इसके बारे में जानेंगे, इसका जो मूल नाम है वो है द बंगाल गजट। द बंगाल गजट वही जो भारत का पहला समाचार पत्र था अंग्रेजी में। ठीक है, तो अब बता सकते हैं आप कि किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये कोई और नहीं बल्कि ये थे जेम्स अगस्टस हिक्की। जेम्स अगस्टस हिक्की थे ये। ठीक है, जेम्स अगस्टस हिक्की, इसी के द्वारा ये कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर शुरू किया गया था। इसी का नाम है द बंगाल गजट। ठीक है,
नेक्स्ट कह रहा है कि जैन धर्म की ईश्वर में आस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म में ईश्वर का अर्थ है मुक्त आत्मा, तो ये सही स्टेटमेंट है। जैन धर्म में ईश्वर का अर्थ मुक्त आत्मा माना गया है। दूसरा है जैन किसी भी रूप में ईश्वर की पूजा नहीं करते थे। ये गलत है, क्योंकि जैन जो है या तो ईश्वर की अवधारणा में विश्वास रखता था या ईश्वर की जो मूर्त रूप होता है उसकी पूजा करते थे। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं। कह रहा है जैन धर्म यह नहीं मानता है कि ब्रह्मांड एक ईश्वर द्वारा ब्रह्मांड सृजित है, बल्कि ब्रह्मांड स्वयं शाश्वत और शक्तिशाली है। ये सही बात है कि जो जैन धर्म के लोग थे वे ये नहीं मानते थे कि ब्रह्मांड का जो निर्माण है वो ईश्वर के द्वारा हुआ है, बल्कि वे ये मानते थे कि ब्रह्मांड का निर्माण स्वयं हुआ है और यह स्वयं में शाश्वत है और शक्तिशाली है। ठीक है, तो तीसरा भी सही स्टेटमेंट है। हमसे ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है, सही कथन। तो सही कथन कौन कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा, पहला और तीसरा हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा एक और तीन। ठीक है, एक और तीन हमारा आंसर हो जाएगा, एक और तीन। ओके, नेक्स्ट महाजनपदकालीन आर्थिक व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। कह रहा व्यापारियों को सामान खरीदने एवं बेचने पर कर देना पड़ता था। ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट है कि व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने पर भी कर देना पड़ता था। फिर है व्यापारियों को कर केवल वस्तु के रूप में देना पड़ता था। तो जो व्यापारी होते थे उसको कर केवल वस्तु के रूप में देना पड़ता था। क्या ये सही स्टेटमेंट है? तो ऐसा नहीं था, व्यापारियों को वस्तु और सिक्के दोनों के रूप में कर देना पड़ता था। ठीक है, वस्तु और सिक्के दोनों के रूप में कर देना पड़ता था। तीसरा है आखेटकों और संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुओं के रूप में राजा को देना पड़ता था। ठीक है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? केवल 2 नंबर जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर, बाकी 1 और 3 इसमें सही हो जाएगा, 1 और 3। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा सी नंबर, 1 और 3। ठीक है, नेक्स्ट है मैचिंग करना है हमको। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा। ठीक है, अगर आपको याद है तो आप पहले से मैच कर लें। ठीक है, नहीं तो हम इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों से इसको रिलेट करेंगे। आपको बस इसको याद रखने के लिए, इसी क्वेश्चन को याद रखने के लिए उस चीज़ को दिमाग में रखना है। ठीक है, जैसे बीजापुर है। ठीक है, बीजा में क्या है? बीजापुर में क्या है? बीजा है ना, बीजा। ठीक है, हम इमेजिन करेंगे कि कोई आदिल नाम का लड़का है, वो बीजा लेके आया है। ठीक है, आदिल नाम का लड़का है वो बीजा लेके आया है, तो हम इसको मिला देंगे अब। ठीक है, बीजापुर, यूसुफ, आदिल, मिला दिए इसको। अहमदनगर में तो खुद अहमद है। ठीक है, तो इसको मलिक अहमद, बस अहमदनगर में ही अहमद है, इसको मिला दिए। उसके बाद है बरार। बरार को याद रखेंगे फरार। बरार हो गया फरार, लेकिन कौन फरार हुआ? तो इमाद नाम का कोई लड़का है जो फरार हो गया। ठीक है, बरार से याद रखेंगे, बरार से फरार, और फरार कौन होता है? इमाद नाम का कोई लड़का है वो फरार हो गया, बस। उसके बाद गोलकुंडा है। ठीक है, गोलकुंडा का महल है हैदराबाद में। ठीक है, अब इमेजिन करेंगे गोलकुंडा का जो महल है वहाँ पे बहुत सारे कुली रहते हैं। गोलकुंडा के महल में बहुत सारे कुली रहते हैं, और कुली जैसे ही आएगा तो कुली कुतुब शाह। ठीक है, कुली जैसे ही आएगा कुली कुतुब शाह। तो गोलकुंडा का महल है, वहाँ पे उस महल में बहुत सारे कुली रहते हैं, तो उसको हम गोलकुंडा के महल को कुली कुतुब शाह से मिला देंगे। ठीक है, तो यही मैचिंग था, आप मिला दीजिए। 3 1 4 2 होता है। ठीक है, 3 1 4 2 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बस इस क्वेश्चन को याद रखने के थोड़ा सा हम चीज़ों को इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ रिलेट कर दिए, है ना। बस आपको ये ध्यान में रखना है, कभी नहीं भूलिएगा अब। ठीक है, नेक्स्ट है विलियम जोन्स के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? उन्हें कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय में एक भाषाविद के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है, भाषाविद के रूप में नहीं, बल्कि उसको एक जूनियर जस्टिस के रूप में उसको अपॉइंट किया गया था।
ठीक है, जूनियर जस्टिस के रूप में, एक न्यायाधीश के रूप में उसको अपॉइंट किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नाथांगले हालदे प्राचीन भारतीय विरासत की खोज में उनके साथी थे। तो ये उनके साथी थे, ये सही स्टेटमेंट है। तीसरा है उन्होंने बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो ये तो एकदम सही बात है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की है। उसके बाद है उनके द्वारा एशियाटिक रिसर्च नामक एक पत्रिका प्रकाशित की गई थी। तो ये भी सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो गलत कौन सा हो गया? गलत हमारा स्टेटमेंट पहला हो गया, ठीक है। जो पूछ रहा था सही नहीं है, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, बाकी तीनों सही स्टेटमेंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन रिपीटेड है, यही सेम क्वेश्चन पिछले टेस्ट में भी पूछा गया था, ठीक है। तो एक बड़ा स्टेटमेंट है 1935 का भारत शासन अधिनियम भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में अंतिम तथा सबसे विस्तृत दस्तावेज था। तो ये एक सही स्टेटमेंट है, ठीक है। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थीं। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। कह इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। यह तो हुआ ही था, संघीय शासन प्रणाली पहली बार इसी में प्रावधान किया गया था। चौथा है इस अधिनियम द्वारा शासकीय कार्यों को 3 सूचियों में विभक्त किया गया था, जिसमें संघ सूची में शामिल विषयों की संख्या 58 थी। तो ये गलत है, ठीक है। ये 58 नहीं बल्कि ये था 36 था, 36, ठीक है, 36 था इसमें 58 की जगह पे, ओके। तो 3 स्टेटमेंट हमारा सही है ऊपर का, यानी 1, 2 और 3 सही है, यानी हमारा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है वैदिक काल में राजन को निम्नलिखित में से किस जनजातीय सभा द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी? तो जो राजन पद होता था वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण पद होता था, और उसको अलग तरह से कई तरह से उसको सहयोग प्रदान किया जाता था ताकि वो अपने कार्य को सही तरीके से संचालित कर सके। तो जो उसको सहयोग मिलता था ना, तो वो सहयोग मिलता था किससे? विदत से, सभा से, समिति से, तीनों से उससे सहयोग मिलता था, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो ये गुप्त शासक कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में ये अपना ये उपाधि धारण किए थे। और अगर इनकी और उपाधि देखें तो इन्हीं को देवगुप्त, देवश्री और देवराज इत्यादि नामों से जाना जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश के एक महान शासक हुआ करते थे ये, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहे हैं बौद्ध स्मारकों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? स्तूप अर्धगोलाकार बड़े स्मारक होते थे और उनके भीतर बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेष रखे जाते थे। तो यह तो सही बात है, ठीक है। दूसरा है स्तूपों के समीप विहार होते थे जहाँ भिक्षु रहते थे। यह भी सही स्टेटमेंट है, स्तूप के समीप ही विहार होता था और विहार में बौद्ध भिक्षु रहते थे। अमरावती का स्तूप व्यापारियों और भूस्वामियों द्वारा दिए गए दान से बना है। तो यह भी सही स्टेटमेंट है, ठीक है। बौद्ध विहार नगरों से दूर बनाए गए थे, ये गलत है, ठीक है। जो बौद्ध विहार थे वो नगर से दूर नहीं, या तो नगर में या नगर के करीब उसी के आसपास बनाए गए थे, उससे दूर नहीं होते थे, ठीक है। तो यही हमको पता करना था कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। ये गलत था, बाकी सारा स्टेटमेंट सही है, ठीक। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा है गयासुद्दीन बलबन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? गयासुद्दीन बलबन को उलू खां के नाम से जाना जाता था। तो ये सही बात है, उसका जो एक नाम था वो उलू खां भी था नाम। उन्होंने सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की, यह भी सही बात है। उन्होंने फारसी त्यौहार की शुरुआत की, यह भी सही है। तो जब तीनों सही है तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, उपर्युक्त में एक से अधिक, ओके। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? दिल्ली सल्तनत में जो कृषि पर कर लगता था वो कर होता था खराज, ठीक है, खराज होता था। क्योंकि जो खुम्मस होता था वो लूट का धन होता था, ज़कात
मुसलमानों पर लगाया जाने वाला एक धार्मिक कर होता था, ज़कात। ठीक है, जो खराज है, खराज कृषि पर लगाने वाला कर होता था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा खराज। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? तो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो व्यपकत का सिद्धांत लाया गया था, ठीक है, उसी के समय में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी हमारा आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में, इसी के समय में ना पहली बार सतारा को उसको हड़प लिया गया था, सतारा। उसके बाद था संभलपुर, जैतपुर, बघार, जोधपुर, उदयपुर, ये सारे राज्य इसको हड़प लिया गया था हड़प नीति के तहत। ठीक है, 1848 की ये बात है। नेक्स्ट है सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम है। तो ये अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो इसमें एक ये चीज़ है, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, HMTA। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का ये क्रम है। ठीक है, शुरू के 4 जो राज्य है उसको याद रखना है कम से कम। H हो गया हैदराबाद, ये मैसूर है M से, T से तंजौर है, A से अवध है। ठीक है, हैदराबाद को 1798 में किया गया था, उसके बाद मैसूर और तंजौर को 1799 में, और अवध को किया गया था 1801 में। 1801 में ये भी कई बार पूछा हुआ है कि अवध को किस वर्ष किया गया था। ठीक है, तो यही ऑर्डर है HMTA। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और अवध। तो मिला देते हैं ऑप्शन यहाँ पे। तो ऑप्शन ए है हैदराबाद, मैसूर और पेशवा। बी है हैदराबाद, मद्रास और तंजौर। मद्रास तो होगा नहीं, हैदराबाद, अवध और मैसूर। ये ऑर्डर चेंज है, सी में बी नहीं होगा। ए नंबर जो है ना हैदराबाद, मैसूर और यहाँ पे पेशवा नहीं, यहाँ पे तंजौर होना चाहिए। ठीक है, तो हैदराबाद, ऑप्शन ए में हैदराबाद, मैसूर और तंजौर, ऑप्शन ए में। ठीक है, हैदराबाद, मैसूर और तंजौर, यहाँ पे तंजौर होना चाहिए ऑप्शन ए में। ठीक है, तो हमारा आंसर हमारे हिसाब से 17 का ए ही होना चाहिए, हैदराबाद, मैसूर और तंजौर। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखना है, कालक्रम देखना है, ये जो घटना घटा है, सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह, पावना विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह होता है, कब होता है? सन्यासी विद्रोह होता है 1763 में। 1763 में होता है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह होता है 1763 में। नील विद्रोह होता है 1859 में, 1859 में। और पावना विद्रोह होता है 1873 में होता है। पावना विद्रोह 1873 में होता है। तो आप मिला दीजिए 1763, 1859, 1873। तो ऑर्डर में ही है ये, तो ऑर्डर में पहला ही तो ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह, पावना विद्रोह। ठीक है, ये पावना विद्रोह बंगाल में होता है, नील विद्रोह वो भी बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्र में होता है, और सन्यासी विद्रोह भी उधर ही होता है, बंगाल के आसपास, बिहार। ये एक्चुअली बिहार और बंगाल में दोनों संयुक्त रूप से होता है सन्यासी विद्रोह। ठीक है, ओके। कह रहा है मैजिक लालटेन व्याख्यान तमिलनाडु में जनता के बीच निम्न में से किस घटना के दौरान राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का एक लोकप्रिय तरीका था? मैजिक लालटेन व्याख्यान, तो ये जो था ना व्याख्यान, तमिलनाडु की जनता के बीच स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक राजनीतिक चेतना के रूप में लोकप्रिय हुआ था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन, वही स्वदेशी आंदोलन 1905 में जो चला था। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में। तो उसी आंदोलन में ना तमिलनाडु में वहाँ की जनता के बीच एक जादू के रूप में, एक मैजिक के रूप में, मैजिक लालटेन जो व्याख्यान है उस रूप में तमिलनाडु की जनता के बीच ये लोकप्रिय हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार भारत में विलियम बेंटिक द्वारा नहीं किया गया था? तो जानते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक बहुत बड़ा समाज सुधारक भी रहा है भारत में, जिसमें से सती प्रथा का उन्मूलन था ही। ठीक है, सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से
ठीक है, दोनों साथ मिलकर ये 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन करते हैं। फिर ठगी प्रथा का उन्मूलन होता है, ठीक है, कर्नल स्लीमैन के साथ मिलकर वे ठगी प्रथा का उन्मूलन करते हैं। कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देना, नहीं, ये तो नेगेटिव बात है, भ्रूण हत्या को अभी वो बढ़ावा नहीं दिए हैं। तो जो सही स्टेटमेंट है 1 है और 2 है। क्या कह रहा था कि भारत में विलियम बेंटिक द्वारा शुरू नहीं किया गया था, तो सी नंबर हो जाएगा। ए और बी तो किया गया था, सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज़ जो है उसके द्वारा नहीं किया गया था, ठीक है। 21 नंबर, निजामुल मुल्क आसफ जाह के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसने हैदराबाद की स्थापना की, तो निजामुल मुल्क जो है वो हैदराबाद की स्थापना की थी। इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की थी, तो स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा कभी नहीं किया था ये, ठीक है। यह एक स्वतंत्र शासक था और स्वतंत्र शासक के रूप में काम करता था, लेकिन इसकी कभी घोषणा नहीं किया था वो, ठीक है। तो ये एक गलत स्टेटमेंट है। तीसरा है, इसने दक्कन में स्थापित अपने राज्य में मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाई थी, तो ये एक सही स्टेटमेंट है, ठीक है। ये जो है ये सही है, बी गलत है और सी जो है वो सही है, ठीक है। तो पूछ रहा था कौन सा सही नहीं है, तो हमारा बी आंसर जो है वो सही नहीं है, ठीक है, बी हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। सहायक संधि प्रणाली के बारे में जो कथन है उसमें पता करना है कि कौन सा असत्य है। इस प्रथा में शामिल सहयोगी राज्यों को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी, ठीक है, तो ये एक सही स्टेटमेंट है। इस प्रणाली में शामिल देशी राज्य किसी पड़ोसी राज्य से कूटनीतिक संबंध बनाने तथा विदेशी विशेषज्ञ रखने का अधिकार खो देता था, तो यह भी सही बात है। सहायक संधि प्रथा में सुरक्षा प्राप्त राज्य की सेनाएं भंग कर दी गई, तो यह भी एक सही स्टेटमेंट है। जो सुरक्षा मिला हुआ था, सुरक्षा प्राप्त राज्य की सेनाएं, जो अपनी सेनाएं थी वो भंग कर दी गई थी। डी है, मैसूर के टीपू सुल्तान ने सहायक संधि के तहत सेना खर्च के लिए अपने राज्य का एक भाग कंपनी को दे दिया था, तो ऐसा नहीं था, उसने ऐसा कुछ भी कंपनी को नहीं दिया था, ठीक है। तो डी जो है वो असत्य हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट है डी, ठीक है, डी हमारा गलत हो जाएगा। बाकी ए, बी और सी जो है वो सही स्टेटमेंट है, ठीक है। डी नंबर हमारा आंसर डी हो जाएगा। 23 है 23 नंबर क्वेश्चन, 1859 के नील विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है? सही है ये पता करना है। यह पूना और अहमदनगर में हुआ था, नहीं, अभी हम जस्ट पढ़े कि जो नील विद्रोह 1859 में हुआ था वो पूना में नहीं बल्कि बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्र में हुआ था, ठीक है, बंगाल में हुआ था। बंगाल में हुआ था ये। ए नंबर सही है। बी का यह साहूकारों के विरुद्ध संचालित था, तो यह भी जो है साहूकारों के विरुद्ध नहीं था, ये भी गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, बी भी गलत हो गया। सी कह रहा है कि बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया, ये सही बात है, बंगाल के बुद्धिजीवियों ने भी इस आंदोलन को बढ़ावा दिया था, ठीक है। उसके बाद यह छोटे जमींदारों तथा बागान मालिकों के पूर्व कर्मचारियों के विरुद्ध था, तो ये जो है ये भी गलत है, ये भी गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो हमारा जो सही स्टेटमेंट होगा बी होगा, बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था, बाकी जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, सही पूछ रहा था ना, तो सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि बुद्धिजीवियों ने इसको बढ़ावा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के विषय में कौन सा कथन असत्य है? राजा राम मोहन राय उस संभ्रांत वर्ग के थे जिसकी शक्ति चिरस्थायी बंदोबस्त लागू करने पर कम हो गई थी। चिरस्थायी बंदोबस्त मतलब अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है, और राजा राम मोहन राय अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के समर्थक थे, उसको कम करना नहीं चाहते थे, जबकि वो समर्थक थे, यानी उसको बढ़ावा देना चाहते थे, तो ये गलत हो जाएगा। उन्होंने वेदांत के अद्वैतवाद और ईसाई एकेश्वरवाद दोनों का अध्ययन किया, ये सही बात है, ऐसा किया था उन्होंने उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया, यह भी सही बात है। और उनका पहला संगठन आत्मीय सभा था जिसकी स्थापना 1815 में की थी, तो यह भी सही बात है, ठीक है। तो जो गलत स्टेटमेंट है वो पहला था, ठीक है। नेक्स्ट,
निम्न युग्मों पर विचार करना है। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड मिंटो नहीं, स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन था। कौन था ये? लॉर्ड रिपन था, मिंटो नहीं होगा, लॉर्ड रिपन है ये लॉर्ड रिपन है। दूसरा है सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक लॉर्ड रिपन नहीं, ये तो लॉर्ड मिंटो है ना, लॉर्ड मिंटो। तो ये उल्टा कर दिया है इसका इसमें। ठीक है। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ। तो यहाँ हम देखें तो जो 3 नंबर है वही केवल सही है। ठीक है, 3 नंबर यानी बी हो जाएगा यहाँ पे सही। ठीक है, ओके। फिर है सुमेलित, देखना है कौन सुमेलित है। लॉर्ड नॉर्थ है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। तो ये लॉर्ड नॉर्थ के टाइम आया था, क्योंकि लॉर्ड नॉर्थ उसमें ब्रिटिश पीएम हुआ करते थे। ठीक है, ब्रिटिश पीएम। उसके बाद है लॉर्ड कॉर्नवालिस, चिरस्थायी बंदोबस्त यानी अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है, सही है ये। लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती प्रथा का उन्मूलन, ये भी सही है। लॉर्ड केनिंग, भारतीय शिक्षा का कार्यवृत्त। लॉर्ड केनिंग नहीं, लॉर्ड केनिंग नहीं होगा, वो लॉर्ड डलहौजी होगा। ठीक है, जो भारतीय शिक्षा का कार्यवृत्त आया यानी भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, जो कि आता है कब आता है? 1854 में आता है। ठीक है, 1854 में आता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी होगा, जो सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों ऊपर वाला सुमेलित है। ठीक, कर वर्ष 1923 में चुनावों के लिए जारी किए गए स्वराजवादी घोषणा पत्र ने निम्नलिखित में से किस बिंदु या बिंदुओं को रेखांकित किया था? स्वराजवादियों को परिषद में राष्ट्रवादियों की स्वशासन की मांग को प्रस्तुत करना था। तो ये तो सही बात है, स्वशासन की मांग पर इतना बड़ा ये स्वराजवादी ने आंदोलन खड़ा किया था। मांग की अस्वीकृति की स्थिति में स्वराजवादियों को जन संघर्ष के लिए परिषदों का त्याग करना था। नहीं, परिषद का त्याग नहीं करना था, बल्कि परिषद में रहकर अपनी बात को मनवाना था, सरकार के कार्यों का विरोध करना था। ठीक है, तो यही हो जाएगा कि जो पहला स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा, है ना। अपनी मांग तो मनवाना था परिषद में रह के या वहाँ पे प्रवेश लेके। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है 28 नंबर। 1740 से 48 के मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था? तो मध्य यूरोप में जो ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था वो फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, पहला ऑप्शन। ठीक है, ओके। मुंडा आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों से अपने गौरवशाली अतीत को पुनः प्राप्त करने का आग्रह किया। ये तो सही बात है। ठीक है, एकदम से आग्रह किया था। मुंडा आंदोलन मिशनरियों, साहूकारों, हिंदू जमींदारों को बाहर करना चाहता था, यह भी सही है। वर्ष 1900 में बिरसा मुंडा की मृत्यु के बाद यह आंदोलन कमज़ोर पड़ गया, तो यह भी सही स्टेटमेंट है। यानी हमारा जो डी नंबर है वो तीनों का तीनों सही स्टेटमेंट है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उन स्थल युगमों की पहचान कीजिए जहाँ नवपाषाणकालीन हड्डियों के औजार बहुतायत में प्राप्त हुए थे। तो नवपाषाण काल में हड्डी के जो औजार मिले हैं ना, वो मिला है एक तो बुर्जहोम से और दूसरा मिला है चिरांद से। ठीक है, तो बुर्जहोम जम्मू कश्मीर है, जबकि चिरांद जो है बिहार के सारण क्षेत्र में है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, बुर्जहोम और चिरांद। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता संबंधी अधिनियम अनुच्छेद 19 से 22 में शामिल नहीं है? अच्छा, आर्टिकल देखना है। संपत्ति की स्वतंत्रता, जो संपत्ति का अधिकार है वो तो अब क्या हो गया, ये एक कानूनी अधिकार हो गया। जो कि पहले मौलिक अधिकार था वो कानूनी अधिकार हो गया है। तो यहाँ से तो यही बाहर है, क्योंकि इसको जो रख दिया गया अब 300 के कॉ में रख दिया गया है। ठीक है, 300 का जो कॉ है यानी 300 का ए, उसमें रख दिया गया संपत्ति की स्वतंत्रता। बाकी जो है बी नंबर है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो ये तो अनुच्छेद 20 है ये। ठीक है, बी नंबर 20 है, आर्टिकल 20 है। सी कहता है किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत
उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये तो 21 है, आर्टिकल 21 ये सी नंबर। डी है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये तो आर्टिकल 22 है। ठीक है, तो 19 से 22 में कौन कौन शामिल है? तो बी है, सी है और डी है। जो शामिल नहीं है वो हमारा ए है। ठीक है, क्योंकि ए का सीधा संबंध किससे है? 300 के ए से है, यानी 300 के कॉ से है, जो कि 1922 से बाहर है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के संबंध में एक कौन सा सत्य स्टेटमेंट है? ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट हमें पता करना है। भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। ठीक है, यहाँ पे परामर्श होगा, परामर्श के लिए भेज सकता है। तो और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। स्टेटमेंट, सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श कर सकता है, विधिक मामलों में प्रधानमंत्री को परामर्श दे सकता है। ठीक है, तो हमें सत्य स्टेटमेंट खोजना है। तो जो सही है ना, वो एक ही स्टेटमेंट है, वो बी नंबर, जो सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श दे सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। और इसका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 143। ठीक है, 143 आर्टिकल है ये, उसी के तहत चूँकि इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को परामर्शी शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो बी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा, और उसका आर्टिकल 143 है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस प्रावधान छूट रहा है यहाँ पे, किस प्रावधान को संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से संशोधित किया जा सकता है? ठीक है, तो ये है, पहला है मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का चुनाव एवं चुनाव की पद्धति, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, छठी अनुसूची जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। ठीक है, तो जो मौलिक अधिकार होता है उसको तो विशेष बहुमत चाहिए। ठीक है, मौलिक अधिकार को विशेष बहुमत चाहिए। दूसरा है राष्ट्रपति का चुनाव एवं चुनाव की पद्धति, हाँ, इसको जो है विशेष बहुमत और साथ में साथ राज्यों की सहमति भी चाहिए। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, इसको भी विशेष बहुमत और राज्यों का प्रतिनिधित्व चाहिए। चौथा जो है छठी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, ये तो साधारण बहुमत से पास हो जाता है। ठीक है, चौथा साधारण बहुमत। पाँचवा फिर है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, फिर इसको भी विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति आवश्यक होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, 3 और 5। 2, 3 और 5। तो 2, 3 और 5 कहाँ पे है? यहाँ पे सी में है। ठीक है, हम बताएं कि मौलिक अधिकार को विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और ये जो है चौथा वाला छठी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, यहाँ पे केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारा आंसर 2, 3 और 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, संसद के किसी सदस्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। संसद के सत्र के दौरान सदन क्या है, यहाँ पे सदन के सदस्य को दीवानी मामलों में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो ये गलत है। संसद के सत्र के दौरान किसी भी सदस्य को दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं कि संसद के सत्र के दौरान सदन के सदस्य को फौजदारी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, तो नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर फौजदारी मामला रहेगा तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, तो जो एक है और दो, दोनों क्या हो जाएगा? दोनों गलत स्टेटमेंट है। तो मैं क्या कह रहा था, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ओके। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में कौन सा कथन है सही है? हमें उसको विचार करना है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल संवैधानिक निकाय है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत इसको संवैधानिक निकाय बनाया गया है। उसके बाद है दूसरा, आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। नहीं, आयोग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश करता है। ठीक है, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। तो एक नंबर जो है वो सही है, दूसरा नंबर गलत है। तो क्या कह रहा है, सही स्टेटमेंट, सही क्या हो जाएगा? सही 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक सही है, दूसरा गलत है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, केवल एक सही है। ठीक, ओके। 36, करा, वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्न में किसके समतुल्य है?
तो जो वरीयता का अनुक्रम होता है ना, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एक चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो ये होता है यूपीएससी, ईसीआई और सीएजी, ठीक है। यूपीएससी, ईसीआई और सीएजी यानी संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य, अध्यक्ष और सदस्य, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। और सीएजी जो वो होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। ये सब एक श्रेणी में आता है और ये सब आता है 9 के ए में, ठीक है। 9 के ए में आता है, यानी 9वें नंबर पे इन सब का पदानुक्रम आता है, ठीक है। तो हमें पूछ क्या रहा था, उससे पूछ रहा था ये कि ये है वरीयता क्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समतुल्य होता है। तो ये समतुल्य किसके हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। जैसे यूपीएससी हो गया, ईसीआई बोले ना, ये चीज़, ये सब एक समान होते हैं, एक पद पे होते हैं, मतलब इनका जो रैंक होता है वो सब समान होता है, समतुल्य माने जाते हैं ये सब, ठीक है। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर, ठीक है। सी नंबर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समतुल्य। ओके, 37 है राज्य है और सीटों की संख्या है, राज्यसभा में उसकी सीटों की संख्या तो मिलाना है। तो सबसे पहले बिहार मिला देते हैं, अपना बिहार, ठीक है। बिहार का कितना है, 16 है, बिहार का 16 है। उसके बाद है उड़ीसा का 10 होता है, ठीक है। गुजरात और कर्नाटक देखना है, तो गुजरात का हो जाता है 11 और कर्नाटक होता है 12, ठीक। तो मिला दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, हाँ। तो ये आंसर कहाँ पे है, 2 3 1 4, ये है 37 का सी नंबर, 2 3 1 4, ठीक है, ये है। भारतीय संविधान के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो ये सही बात है, 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्य उपस्थित नहीं हुए थे, ठीक है। तो यह भी सही स्टेटमेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग ने अपने लिए अलग संविधान सभा की मांग करता है और इसी के मांग के तहत वो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित करता है। 16 अगस्त 1946 को वो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाता है, वो प्रत्यक्ष कार्रवाई करता है अपनी मांग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट फ़िलहाल सही है, ठीक है। 1 और 2 दोनों सही है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। 39 है, करा कि संसद के विशेषाधिकार संसद के सदस्यों को शक्तिगत रूप से प्राप्त है। क्या क्या प्राप्त है, तो न्यायालयों में गवाह के रूप में उपस्थिति से छूट, गिरफ्तारी से स्वतंत्रता, संसद अथवा किसी समिति में कही गई किसी बात तथा मतदान के संबंध में किसी न्यायालय में कार्रवाई से छूट। तो ये संसदीय जो विशेषाधिकार होता है आर्टिकल 105 के तहत, 105 के तहत ऐसा होता है संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है। तो उसमें ये तीनों प्रावधान का वर्णन है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तीनों सही स्टेटमेंट है, तीनों सही स्टेटमेंट है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर 1 2 3। ओके, करा राज्यसभा के बारे में कथनों पर विचार करना है। राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है, सही बात है ये, ठीक है, सही स्टेटमेंट है ये। दूसरा है विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, तत्पश्चात राज्यसभा में। क्या ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। आप देखते हैं कि विधि निर्माण से संबंधित कोई भी प्रस्ताव होता है और किसी भी सदन में वो आ सकता है, ठीक है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानून की समीक्षा करती है, वो ज़रूरत पड़ने पर संशोधन भी कर सकती है, यह भी सही है, लेकिन हर एक मामलों में नहीं होता। जैसे धन विधेयक होता है, ठीक है, तो उसमें उसके पास सीमित शक्ति होती है, लेकिन ये जनरल आमतौर पर ऐसा होता है। फिर है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं, ठीक है। तो यह भी तो
सही बात है। ठीक है, तो कौन सा कथन असत्य है? असत्य कौन सा है? तो केवल 2 हमारा जो है असत्य, यही फाइंड करना था। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ज्योग्राफी यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, कह रहा है अब शादी, हाँ ठीक है, ज्योग्राफी शुरू हो रहा है। अब शादी शैलों के निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये वे शैल हैं जिनकी संरचना ताप व दाब पर निर्भर करती है। सही बात है, ये शैलें अक्रिस्टलीय होती है। हाँ, ये शैलें जो होती है, यानी जो पत्थर होते हैं अक्रिस्टलीय होते हैं, यानी इनमें क्रिस्टलीय संरचना नहीं पाई जाती है। ये शैल स्तरों में निक्षेपित होते हैं, ये लेयर में होते हैं। यह भी सही बात है, स्तर में होता है। ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती है। ठीक है, तो ये जो है ये गलत बात है, ये निर्मित हो सकती है। ठीक है, तो बाकी जो है तीनों सही स्टेटमेंट है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रेट बियर और ग्रेट स्लेव झील किस देश में है? तो ग्रेट बियर और ग्रेट स्लेव झील जो है वो कनाडा में है। कहाँ पे है वो? कनाडा में है। बाकी कनाडा में और भी अरेंडिया है, अथाबस्का है, ये कनाडा में झील है। ठीक है, कुछ झील ऐसा है ना जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। वो झील ऐसा है कि जो कहता है कि अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है, तो वो झील है सुपीरियर झील है। ठीक है, वो सुपीरियर झील है। ईरी झील होता है, ईरी। ओंटेरियो होता है, ओंटेरियो, ओंटेरियो। ये सब झील जो है ना, सुपीरियर, ईरी, ओंटेरियो, ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होता है। तो ये तो सही बात है। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम समृद्ध रूप से पाई जाती है। तो यह भी सही बात है। दोनों का दोनों जो है लेटराइट मिट्टी के बारे में ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका, आंसर ये हो जाएगा सी नंबर। कह रहा है कि बंदरगाह है और देश है, हमको उसका सुमेलित, कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो मोंटेविडियो जो है उरुग्वे में है, जकार्ता इंडोनेशिया में है, रॉटरडैम नीदरलैंड में है, इगारका कह रहा है चीन में है। नहीं, इगारका चीन में नहीं है, इगारका जो है वो रूस में है। ठीक है, रूस में इगारका रूस में है। ठीक, तो 4 नंबर जो है चौथा गलत था, बाकी तीनों जो है वो सही है। तो 1, 2 और 3 बी नंबर आंसर हो जाएगा। करण निम्न में कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका होता है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है भारत में पश्चिमी घाट में पाई जाती है ना। इसके अलावा यहाँ पे मेघालय के पठार में और कुछ हद तक ये पाया जाता है अंडमान निकोबार में। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट हो जाएगा आंसर। ओके, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक पटसन का जो उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ पे पटसन होता है सबसे अधिक? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत का विस्तार हमें बताना है कि कहाँ कहाँ पे है। तो जो अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत है ना, आप अगर उस मैप को देखेंगे, यहाँ तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, अगर मैप में आप देखेंगे उसको, तो अगर ये आप अफ्रीका मानते हैं, ठीक है, इस तरह का, तो यहाँ पे है एटलस पर्वत, यहाँ पे एटलस पर्वत है। और ये जो देश है ना, ये 3 देश है, आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। ये देश है मैट, MAT, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया, यहाँ पे ये तीनों देश है और यहीं पे एटलस पर्वत का विस्तार है। ठीक है, तो हो गया हमारा आंसर निकल के आ गया, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचनाओं को पूर्व से पश्चिम दिशा में हमें सजाना है। ट्रांस हिमालय की इसे भौतिक संरचना है जिसको पूर्व से पश्चिम में हमें सजाना है। तो आप अगर मैप में देखेंगे ना, मैप में आप 1 मिनट,
ये अगर मैप हम मानते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बूलर झील एकदम से सटा हुआ बूलर झील है, बूलर झील। यहाँ पे कहीं जास्कर है, यहाँ पे जास्कर है, यहाँ पे है पीर पंजाल, पीर पंजाल यहाँ पे है, और यहाँ पे है गिलगिट है, ठीक है, गिलगिट है, यहाँ पे गिलगिट है। थोड़ा सा इस दोनों के बीच में है बूलर झील और इसके पीर पंजाल के बीच में है गिलगिट है। तो अब इससे हम इसको सजा सकते हैं आराम से। तो कह रहा है पूरब से पश्चिम, तो सबसे पूर्व में कौन है? सबसे पूर्व में ये है, ये, और ये क्या है? ये जास्कर है। तो 3 नंबर सबसे पहले आ जाएगा। 3 कहाँ पे सबसे पहले है? सी नंबर में। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद 1 आ रहा है, तो 1 मतलब पीर पंजाल, और सही में ये पीर पंजाल है। तो ये इसके बाद ये पीर पंजाल, ठीक है, 3 1। 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर में क्या है? 2 नंबर गिलगिट है, तो गिलगिट सही में ये बूलर झील और पीर पंजाल के बीच में यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा। और सबसे पूर्व में कौन सा है? यहाँ पे हम बताएं ये बूलर झील है, ठीक है। तो सॉरी, सबसे पश्चिम में, तो सबसे पश्चिम में बूलर झील, यानी ये हो जाएगा नंबर 4 पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैप से करेंगे रिलेट करके तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। ओके, 48 49। वायुदाब में अचानक कमी आना किसका सूचक होता है? तो वायुदाब में अचानक कमी आना तूफान आने का सूचक होता है, ठीक है। किसका होता है? तूफान आने का सूचक होता है। नीचे आना, और अगर ऊपर जाता है तो मौसम साफ होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट करण निम्न में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो विभिन्न रेखा को नदियों के द्वारा जो काटा जाता है उस पर अक्सर सवाल बनते रहते हैं, ठीक है। तो माही नदी है, देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं हम। माही नदी है, ये भारत में कर्क रेखा को 2 बार कट करता है, ठीक है। कर्क रेखा को 2 बार कट करता है माही नदी भारत में। कांगो और जायरे है, कांगो और जायरे, ये कांगो और जायरो जो है ना, ये क्या है? ये विषुवत रेखा को 2 बार कट करता है। कांगो और जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार कट करता है, ठीक है। लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी है ना, ये अफ्रीका महादेश में है, और ये मकर रेखा को 2 बार कट करता है, मकर रेखा को, लिम्पोपो नदी। उसके बाद नील नदी है, नील नदी जो है क्या है? ये कर्क रेखा और भूमध्य रेखा दोनों को कट करती है, ठीक है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, और ये विक्टोरिया झील अफ्रीका से निकलती है, ठीक है। ये तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कह रहा है 2 बार कट करती है, विषुवत रेखा को 2 बार कट करती है, तो ये हो जाएगा। 1 मिनट पहले इसे हटा देते हैं। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार कट करती है? तो विषुवत रेखा को 2 बार कट करती है कांगो जायरे, ठीक है। बस ये हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है? सबसे नज़दीक दूरी पर है। तो कर्क रेखा ऐसे तो मुश्किल हो जाता है इसको उस तरह से इतना आइडेंटिफाई करना। अगर मान लेते ये कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। तो जो ऑप्शन दिया गया है ना, हम ऑप्शन को पहले लेते हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश में, उज्जैन भी मध्य प्रदेश में, अगरतला यानी त्रिपुरा चला गया ये। मुंबई तो बहुत नीचे होगा, यहाँ पे कहीं मुंबई होगा, मान लेते हैं इसको, तो ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन के हिसाब से। जबलपुर, जबलपुर यहाँ पे है, ठीक है। अगर एमपी हम मानते हैं इतना दूर को, ये यहाँ पे जबलपुर है। और उज्जैन जो है ना, उज्जैन थोड़ा सा इससे और नीचे है ना, ये है। और यही दोनों करीब ऑप्शन है। तो अगरतला इससे बहुत दूर है, अगरतला भी ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ पे है अगरतला और इससे बहुत दूर है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा ना, वो जबलपुर हो जाएगा, ठीक है। जबलपुर जो है कर्क रेखा के सबसे नज़दीक में है, ठीक है। जबलपुर, ऑप्शन ए हो जाएगा जबलपुर। ओके, नेक्स्ट है माउंट हैरियट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में है? तो जो हैरियट है ना, हैरियट है दक्षिणी अंडमान में। हैरियट कहाँ पे है? हैरियट है दक्षिणी अंडमान में है, दक्षिणी अंडमान में, ठीक है। हैरियट है दक्षिणी अंडमान में, माउंट हैरियट। और अंडमान निकोबार में कुछ और द्वीप समूह का नाम देखते हैं। जो वो है माउंट क्या है वहाँ पे जो चोटी है, जैसे सैडल पीक होता है, ठीक है, सैडल पीक,
सैडल पीक जो है ना वो उत्तरी अंडमान में, सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है। और ये माउंट हैरियट कहाँ पे हो गया? हैरियट हो गया दक्षिणी अंडमान में। ओके, नेक्स्ट है कह रहा है महासागरीय जल की लवणता के वितरण के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करना है। महासागरीय जल के तापमान को अथवा घनत्व में परिवर्तन लवणता को प्रभावित करता है, तो बिल्कुल करता है, ये सही बात है। महासागरीय जल की लवणता वाष्पीकरण, वर्षण, पवने तथा महासागरीय धाराओं आदि से प्रभावित होती है, तो ये बिल्कुल होती है। ये बंगाल की खाड़ी की लवणता अरब सागर की लवणता से अधिक पाई जाती है। बंगाल की खाड़ी की लवणता अरब सागर की लवणता से अधिक पाई जाती है, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि बंगाल की खाड़ी की जो लवणता है ना वो अरब सागर की लवणता से कम होगी। क्यों? क्योंकि देखिए बंगाल की खाड़ी में ज़्यादातर भारत की जो नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और स्वच्छ पानी जाने से वहाँ पे लवणता में कमी आ जाती है, जबकि अरब सागर में बहुत कम नदियाँ आके गिरती है, इससे उसकी जो सैलिनिटी है, लवणता, वो बरकरार रहता है, जबकि बंगाल की खाड़ी की लवणता घट जाती है। ठीक है, तो 3 नंबर गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या है? चौथा है उच्च अक्षांशों में गहराई के साथ लवणता में कमी आती है, तो यह भी गलत है। जैसे उच्च अक्षांश में जाएंगे आप तो गहराई के साथ ना लवणता में वृद्धि होती है, लवणता में वो वृद्धि होती है। ठीक है, घटता नहीं है, वो बढ़ता है जी। तो चौथा भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पूछ क्या रहा था? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो हो जाएगा 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 जो है वो हमारा सही नहीं है। ठीक, बाकी पहला और दूसरा सही स्टेटमेंट है। कि कह रहा पेडाल्फर मिट्टी के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पेडाल्फर मिट्टी के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला है यह मिट्टी अम्लीय और अनुपजाऊ और कृषि के लिए कम उपयोगी होती है, तो ये सही स्टेटमेंट है, सही होता है ये। दूसरा है डेयरी उद्योग तथा मिश्रित कृषि के लिए यह मृदा उपयोगी होता है, तो यह भी सही है। तीसरा है उच्च अक्षांशों में तापमान आर्द्र तथा मौसमी दशा वाले क्षेत्रों में काले रंग की पेडाल्फर मिट्टी मिलती है, तो ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो हमारा जो सही स्टेटमेंट है 1 और 2 है, हमको वही फाइंड करना था कौन सा सही होगा, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक, ओके। मानसूनी वर्षा की विशेषताओं के संदर्भ में हमें बताना है कि कौन सा सही है। दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी वर्षा होती है, तो ये तो सही है बिल्कुल। ठीक है, सही है ये नंबर। मानसूनी वर्षा में मानसून विच्छेद चक्रवाती अवदाबों से उत्पन्न होता है, तो यह भी सही है। सी नंबर देखते हैं, भारत में मानसूनी वर्षा का स्थानिक वितरण प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है। क्या एक समान रहता है? नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि देखते हैं जब मानसूनी वर्षा शुरू होती है तो बिहार में कभी कम वर्षा होता है, दिल्ली में ज़्यादा हो रहा है, पश्चिमी घाट पे ज़्यादा वर्षा होता है, ऐसे ही अंतर आते रहता है। राजस्थान में तो वर्षा सबसे अंत में पहुंचती है और अरावली पर्वत श्रृंखला के कारण वहाँ पे जो मानसूनी वर्षा है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो उसका जो स्थानिक वितरण है वो एक समान नहीं होता है। फिर डी नंबर देखते हैं, मानसूनी वर्षा उच्चावच तथा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है, ये तो होता ही है, एकदम सही स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादातर वर्षा होती है वो पर्वतीय वर्षा होती है और पर्वतीय ढलानी क्षेत्र में ज़्यादातर वर्षा होती है। ठीक है, तो उच्चावच वहाँ पे वर्षा द्वारा नियंत्रित होता है। भारत के हिमालय के संदर्भ में, अरावली पहाड़ी के संदर्भ में आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 56 है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये बताना है। कह रहा प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के सदस्यों को देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से रियायती राशन खरीदने में सक्षम बनाने के लिए इसे पूरे देश में लागू किया गया है, तो ये सही बात है। इस चीज़ को हम लोग देखते भी हैं, है ना। दूसरा, यह प्रणाली 2 पोर्टल के माध्यम से चलती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन और अन्न वितरण, तो यह भी सही स्टेटमेंट है। यानी 1 और 2 जो है स्टेटमेंट दोनों सही है। निम्न में कह रहा है कि संकुलन अर्थव्यवस्थाओं के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। देखिए संकुल अर्थव्यवस्था वो होता है ना जहाँ पे एक बड़ा उद्योग है और उससे लगा हुआ कई अन्य सारा उद्योग होता है, छोटे छोटे उद्योग होते हैं, तो सारे उद्योग मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं और ये संकुल कहलाता है, औद्योगिक संकुल होता है।
ठीक है। भारत के जो बड़े बड़े औद्योगिक शहर हैं वहाँ पे आपको संकुल दिख जाएगा, जैसे सूरत हो गया, वहाँ पे एक बड़ा सा संकुल है, ठीक है। तो स्टेटमेंट देखते हैं क्या क्या है। कहा है कि जब उद्योग को किसी प्रमुख उद्योग की निकटता से लाभ होता है, तो ये सही बात है ना। दूसरा है कि जब उद्योग कम मात्रा में उत्पादन करते हो, ऐसा नहीं होता है। जब उद्योग प्रदूषण पैदा करते हैं, यह भी नहीं होगा, नेगेटिव सेंस में ये सब है। जब उद्योग एक बड़े कार्यबल को काम पर रख सकते हैं, तो ये तो ठीक है, लेकिन इस संदर्भ में यहाँ पे सही नहीं होगा, ठीक है। हमारा जो आंसर होगा कि पहला, जब उद्योग को किसी प्रमुख उद्योग की निकटता से लाभ होता है। जो एक बड़ा उद्योग होता है और उसके साथ साथ छोटे छोटे उद्योग होते हैं और उसमें से सबको लाभ होता है, ठीक है। औद्योगिक संकुल का यही मेन थीम है कि सबको एक दूसरे को लाभ पहुंचाना है, और एक जो बड़ा उद्योग है उससे अन्य उद्योग अपना प्रोडक्शन भी बढ़ाते हैं, उससे जुड़े भी रहते हैं और बड़े पैमाने पर लाभ कमाते हैं। नेक्स्ट है 58 नंबर, नरसिम्हन समिति 1 और 2 निम्न में से किससे संबंधित है। तो जो नरसिम्हन समिति था वो किससे था, बैंकिंग क्षेत्र से था, बैंकिंग क्षेत्र से था। और जो मल्होत्रा कमेटी था वो बीमा क्षेत्र से था, ठीक है, बीमा क्षेत्र से। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, ये हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक। नेक्स्ट है, कह रहा है यूपीआई के बारे में स्टेटमेंट है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कई बैंक खातों के प्रयोग की सुविधा प्रदान करती है। तो ये सही स्टेटमेंट है। वर्तमान में यह पीयर टू पीयर संग्रह अनुरोध को पूरा नहीं कर सकता है। तो ऐसा है क्या, नहीं है, क्योंकि पीयर टू पीयर संग्रह को पूरा करता है ना, ये बिल्कुल करता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर केवल सही है, तो सही आंसर केवल 1 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, कह रहा गिग इकोनॉमी के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। देखिए जो गिग इकोनॉमी होता है ना, जैसे आजकल क्या है, ओला है, उबर है, जोमेटो है, ठीक है, इन सब के द्वारा जो इकोनॉमी डेवलप किया गया है वो गिग इकोनॉमी है। और इसमें जो काम करते हैं वर्कर, डिलीवरी बॉय हैं, ड्राइवर है, ठीक है, उबर का, ओला का, तो ये सब गिग वर्कर्स कहलाते हैं। तो गिग इकोनॉमिक्स और ये गिग वर्कर्स है। अब देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। कह रहा गिग इकोनॉमी में श्रमिकों को एक ही परियोजना के लिए काम पर रखा जाता है। तो ये तो सही बात है ना, किसी को डिलीवरी बॉय के रूप में रखा गया है, किसी को ड्राइवर के रूप में रखा जाता है, और भी बहुत सारे काम है, किसी को पैकेजिंग करना है, तो इस तरह का काम है। दूसरा है, भारत में 50% से अधिक नए रोजगार गिग इकोनॉमी कंपनी द्वारा उत्पन्न किए जा रहे हैं। तो अभी के संदर्भ में ये भी बात सही है, ठीक है, दोनों सही है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 61 है, नकद जमा अनुपात वह राशि जिसे व्यावसायिक बैंक को केंद्रीय बैंकों के पास नकद के रूप में जमा करना होता है। तो ये तो सही है ना। जो CRR होता है, कैश रिजर्व रेशियो, वो एक व्यावसायिक बैंक को केंद्रीय बैंक यानी RBI के पास एक निश्चित मात्रा में कैश के रूप में रखना पड़ता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात बैंकों को अपनी मांग और सावधि देयताओं के अंश को मान्य परिसंपत्तियों में लगाने को बाध्य करता है, ठीक है। तो ऐसा है कि जो बाध्य करता है ये, सॉरी, पहला तो क्या था, पहला तो सही स्टेटमेंट है, वो CRR वाला 61 का, हाँ पहला वाला सही है। दूसरा जो है, वैधानिक तरलता अनुपात बैंकों को अपनी मांग और सावधि जमाओं देयताओं के अंश को मान्य परिसंपत्तियों में लगाने को बाध्य करता है। तो यह भी सही स्टेटमेंट है। तो हमसे पूछ क्या रहा था, पूछ रहा है ये अच्छा असत्य, कौन सा असत्य है। तो पहला भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तो यानी असत्य कौन सा है, तो ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, D नंबर हो जाएगा, कोई एक सही नहीं है। मतलब ऑप्शन के आंसर के हिसाब से हमारा ये हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2, लेकिन जो फैक्ट है वो 1 और 2 सही फैक्ट है, ठीक है। ओके, 62 है,
62 है, सरकार के बजट के उद्देश्यों में निम्न में कौन से कथन शामिल है? संसाधनों का पुनः आवंटन होता है, आय संपत्ति का पुनः वितरण होता है, स्थिरीकरण संबंधी गतिविधियाँ होती है, सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन होता है। तो ये सारा हम लोग चीज़ में बजट में देखते हैं, जितना भी बजटीय प्रावधान होता है उसमें वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। संसाधन का वितरण होता है, उसका आवंटन होता है पैसों का, है ना, स्थिरीकरण संबंधी गतिविधियाँ होती है, किसी भी चीज़ को कैसे स्थिर किया जाए, ये सब चीज़ होता है। सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन होता है, ये सब हम देखते ही हैं बजटीय प्रावधान में। ठीक है, तो सारा स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे सही है, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये सभी। ओके, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बेरोजगारी में वृद्धि किसी भी अर्थव्यवस्था के मंदीग्रस्त होने की सूचक है। तो ये तो है ही, बेरोजगारी की स्थिति जो होती है अर्थव्यवस्था में मंदी लाती है। बेरोजगार लोग अर्थव्यवस्था के लिए देयता होते हैं, यानी जो बेरोजगार लोग होते हैं अर्थव्यवस्था में बोझ की तरह, एक तरह से बोझ की तरह होते हैं। तो यह भी क्या है, सही स्टेटमेंट है, और यहाँ पे ये दोनों का दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत को 1991 में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। इस संकट का मुख्य कारण निम्न में कौन सा था? राजनीतिक अस्थिरता, बाह्य ऋण का उच्च स्तर, भारत की आयात प्रतिस्थापन नीति, क्या होगा यहाँ पे? तो जो ये सही स्टेटमेंट है ना, क्या कह रहा था कि कौन सा सही है, तो मेन कारण था बाह्य ऋण का उच्च स्तर। भारत पे कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है, और कर्ज इतना अधिक हो गया था कि भारत के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो मात्र 15 दिन का बचा था। तो मेन रीज़न यही था, बाह्य ऋण का उच्च स्तर होना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इफ़को, IFFCO। इफ़को क्या है? तो इफ़को एक भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था है। ठीक है, हम लोग गांव घर में इसको देखते हैं इफ़को को, है ना, भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था है इफ़को। ठीक, नेक्स्ट है, अब साइंस शुरू हो रहा है यहाँ पे। कह रहा है इस जीव में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। इस जीव में टेंटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है। इसमें पुनरुद्धार की क्षमता होती है। कह रहा है यह कौन सा जीव है? ठीक है, तो ये जीव कौन सा है? ये जीव हाइड्रा है। कौन सा है? हाइड्रा होता है ये जीव। क्योंकि हाइड्रा आप देखते होंगे कि कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। हाइड्रा, यहाँ पे टेंटिकल्स इसका निकला रहता है, और इसमें ना पहले एक बर्ड्स निकलता है। ठीक है, छोटा सा एक बर्ड्स निकल जाता है, और यही बर्ड्स फिर इस तरह से इसमें टेंटिकल्स निकलता है। ये थोड़ा और जब बड़ा हो जाता है, ठीक है, बड़ा होकर इस रूप में बन जाता है। ये जो बड़ा शेप है उसमें जैसे ही बन जाएगा तो ये क्या होता है, यहाँ से कट जाता है, ये यहाँ से कट के अलग हो जाता है। ये अलग होने के बाद फिर से ये पूरे जीव के रूप में इस प्रकार विकसित हो जाता है। ठीक है, ये होता है। तो ये जीव कौन सा है? ये जीव है हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा होता है। अमीबा है। अब देखिए, अमीबा में होता है द्विखंडन विधि से प्रजनन होता है, द्विखंडन विधि से अमीबा में। उसके बाद प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम होता है बहुखंडन से, बहुखंडन से। ठीक है, और पैरामीशियम, पैरामीशियम फिर से होता है द्विखंडन विधि से। तो ये जितना भी ऑप्शन है आपको उसको जिस तरह से इसमें प्रजनन होता है वो सभी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? तो जो तापमान संबंधी संवेदी सूचनाएं होती है वो कौन सा ग्रहण करता है? वो हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस। उसके बाद आता है ये देखिए थैलेमस है ना, थैलेमस है। तो थैलेमस में क्या होता है? दर्द होता है, ठंडा और गर्म। दर्द, ठंडा और गर्म, ये एहसास होता है थैलेमस में, दर्द, ठंडा और गर्म। हाइपोथैलेमस तापमान हो गया, भूख, प्यास, प्यार, घृणा, गम, गुस्सा, डर, ये सब हाइपोथैलेमस। मेडुला ऑब्लांगोटा, मेडुला ऑब्लांगोटा पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, और शरीर में जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है वो इसी के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगोटा जैसे ये होता है ना, हृदय की गति हो गया, श्वसन हो गया, रक्तचाप हो गया, छींक आना, वोमिटिंग होना, ये सब इसी के द्वारा मेडुला ऑब्लांगोटा के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, फिलहाल हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे हाइपोथैलेमस होगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस ये हमारा आंसर होगा। ठीक, 68 है, कारण निम्न में से
मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ने पर किसी व्यक्ति में टाइप 1 डायबिटीज होने का खतरा होता है? तो यूरिन में कीटोन की मात्रा अगर बढ़ जाती है ना तो उस व्यक्ति में टाइप 1 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो कौन सा होगा? कीटोन हो जाएगा, टाइप 1 डायबिटीज का कारण बनता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 69 है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्मजीव आमतौर पर फलीदार पौधों के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग में किया जाता है? तो जो फलीदार पौधे होते हैं ना उनमें कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो उनके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ये होता है कि जो नाइट्रोजन होता है, पौधे सीधे नाइट्रोजन को अपने लिए उपयोग में नहीं ला पाते हैं, वे नाइट्रोजन के नाइट्रेट फॉर्म को अपने लिए उपयोग में लाते हैं। तो ये जो सूक्ष्मजीव होते हैं ना उसी नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ कह रहा है जो कुछ सूक्ष्मजीव आमतौर पर फलीदार पौधे के लिए जैव उर्वरक के रूप में काम करते हैं, वो कौन सा सूक्ष्मजीव है? तो जैव उर्वरक के रूप में काम करता है यहाँ पे फलीदार पौधों के लिए राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम फलीदार पौधे की जड़ों में पाया जाता है और वायुमंडल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन का वो फिक्सेशन करता है, यानी वायुमंडल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करता है वो, और तब जाके वो पौधों के लिए उपयोगी हो पाता है। दूसरा है ऑप्शन देखते हैं एजोटोबैक्टर। जो एजोटोबैक्टर होता है ना वो फलीदार पौधों के साथ साथ गैर फलीदार पौधों के लिए भी उपयोगी होता है। ठीक है, और एजोटोबैक्टर स्वतंत्र रूप से मिट्टी में होता है, वो जड़ में नहीं होता, ये स्वतंत्र रूप से मिट्टी में होता है और मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करता है। ठीक है, उसके बाद है माइकोराइजा जो है ना आमतौर पर ये पौधों की जड़ों में होता है और यह आंशिक रूप से कवक के रूप में काम करता है। ये क्या करता है कि जो पौधे होते हैं, पौधे जल, खनिज लवण इत्यादि को मिट्टी से अवशोषित करते हैं, तो मिट्टी पौधे को इन्हीं चीज़ों को अवशोषित करने में मदद करता है। कौन? माइकोराइजा। ठीक है, तो ये सारा ऑप्शन था, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा राइजोबियम। ओके, राइजोबियम। ओके, कह रहा है माप के साथ उसका उपकरण मिलाना है, तो मिला देते हैं। जो इंटरफेरोमीटर होता है ना वो समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन करता है, यानी इसका इससे मैचिंग हो जाएगा। पोटेंशियोमीटर ये तो विद्युत विभवांतर से मैच कर जाएगा। कैलोरीमीटर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता, और रूलर जो होता है वो लंबाई का मेजर करता है। ठीक है, तो एक का हो रहा है कितना? 1 का 4 हो रहा है, 2 का 3 हो रहा है, 2 का 2 हो रहा है, सी का 3 हो रहा है, तो 1 का 4, 2 का 2, सी का फिर 3 हो जाएगा, 4 2 3, 4 2 3। ठीक है, और हमारा आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, और डी का 1 है, तो 4 2 3 1, 70 का ए नंबर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन सा नियम बताता है कि एक स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु एक नियत वेग के साथ गति में रहेगी जब तक कि किसी बाहरी असंतुलित बल के द्वारा कार्य न किया जाता हो? तो ये तो न्यूटन का प्रथम नियम ही है। ठीक है, जो वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ठीक है, पहला नियम है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा यहाँ पे है कहीं न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? तो दूसरा नियम यही है ना कि किसी भी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है ना। तो जो फोर्स होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी पी अपॉन डी टी के। ठीक है, यहाँ पे पी क्या है? मोमेंटम है, डी पी अपॉन डी टी, यानी मोमेंटम में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और इसी से निकल के आता है हमारा एफ बराबर एम ए, है ना। तभी तो कहा जाता है कि पहला नियम से बल की परिभाषा मिलता है और दूसरा नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, यानी उसका फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, तीसरा नियम तो सब कोई जानते हैं, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह पृथ्वी की सतह पर हर जगह स्थिर है। क्या स्थिर होता है? नहीं, जी का मान पृथ्वी की हर जगह स्थिर नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होता, बदलते रहता है वो। यह पृथ्वी की यह बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता है। क्या ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ता है जी का मान? नहीं, ऊंचाई बढ़ने के साथ जी का मान घटता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट वही है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ जी का मान घटती जाती है। सही बात है।
तो क्या कह रहा था क्वेश्चन कि कौन सा कथन सही है, तो सही कौन सा है? ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है हमारा आंसर। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक, सी नंबर। नेक्स्ट है, किस प्रकार की तरंग का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होता है? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, सतही तरंग, कौन सा होगा? तो जो क्वेश्चन कह रहे हैं तरंग का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होता है, तो वो तरंग होता है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, जबकि अनुदैर्ध्य में क्या होता है, वो उसके अनुदिश हो जाता है। ठीक है, उसी के अनुकूल यानी उसी के डायरेक्शन में फ्लो होता है। अनुप्रस्थ में परपेंडिकुलर फ्लो होता है। ठीक है, ये जो होता है ना, ये परपेंडिकुलर फ्लो होता है अनुप्रस्थ में, और ये होता है ना, इसमें जो होता है ना, इसके अनुदिश में होता है अनुदैर्ध्य में। ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग, बी नंबर। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन आता है? तो जो परमाणु त्रिज्या यानी परमाणु का आकार होता है ना, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे का रहना, तो ऊपर से नीचे जैसे ही आएंगे वो आकार बढ़ता है। ठीक है, आकार बढ़ता है ऊपर से नीचे आने पर, ये आकार बढ़ता है ऊपर से नीचे आने पर। ठीक है, बढ़ता है। और अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो आकार घटता है, इसमें आकार घटता है, और ये वाला ये में बढ़ता है। ठीक है, ये होता है। अगर हम इसी की बात करें, जो आयनन ऊर्जा होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, तो हम जैसे इधर आते हैं पीरियड में क्या होता है, ये बढ़ता है। और जबकि ग्रुप में क्या होता है, ये वर्ग में ग्रुप में ये घटता है। किसमें? आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन पोटेंशियल, और ये जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये तीनों केस में आवर्त में इधर बढ़ता है और इधर घटता है, इधर घटता है। ठीक है, जबकि ये उसके उल्टा होता है। किसमें? परमाणु आकार के संदर्भ में। परमाणु आकार में नीचे आएंगे तो बढ़ता है, और इधर आते हैं तो घटता है। ठीक है, ये ओके। नेक्स्ट है, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग निम्न में किस कार्य के रूप में उपयोगी होता है? तो जो नाइट्रिक अम्ल होता है ना, हम लोग बनाते हैं ना एक्वा जो होता है HNO3, ठीक है, और HCl, ये रेशियो होता है 1:3 का, 1:3 का। ठीक है, अगर आपको याद रह जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप याद रख सकते हैं NH13, सॉरी, नेशनल हाईवे जो होता है ना, बस याद रखने के लिए है चीज़, NH13, N से हो जाता है HNO3 और H से HCl। ठीक है, NH13 1 2 1 3, बस ये रेशियो हमेशा याद रहेगा आपको, NH13 1:3। ठीक है, तो बस ये याद रखने के लिए है। तो ये था आपका 75 क्वेश्चन। ये पहला पार्ट हमने पूरा किया है। अगर कंप्लीट करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, सो हम इसको अभी यहीं पे रोकते हैं, तो आप कर लेंगे। आई होप कि आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे और कुछ चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी। कुछ हमने कोशिश किया कि जितना एक्स्ट्रा फैक्ट हो सकता है वो सबको हम इसमें शामिल किए हैं। ठीक है, सो जो लोग भी यहाँ पे नए हैं या जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।